नमस्कार। आज हम जे.एन. पांडे की एक बहुत ही अहम किताब भारत का संवैधानिक कानून, इसके कुछ खास हिस्सों पर गौर करेंगे। जी। ये किताब वैसे तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और लॉ प्रोफेशनल्स के लिए है, पर हम कोशिश करेंगे कि इसकी जो सबसे ज़रूरी और मज़ेदार बातें वो आसानी से समझ आएं। हाँ, मतलब इसे थोड़ा सरल बनाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो ये किताब बताती है कि संविधान, आप जानती हैं, किसी भी देश का सबसे बड़ा कानून होता है। सुप्रीम लॉ। हाँ, सुप्रीम लॉ। आसान भाषा में कहें तो ये सरकार के जो अलग अलग अंग हैं, जैसे संसद, कार्यपालिका, अदालतें, उनके काम करने का तरीका, उनके आपस के रिश्ते, ये सब तय करता है। और इसमें सिर्फ लिखे हुए कानून ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसी परंपराएं भी शामिल होती हैं जिनका सरकारें पालन करती हैं। उन्हें कन्वेंशंस कहते हैं ना। जी बिल्कुल, अलिखित नियम एक तरह से। किताब भारत का जो संवैधानिक इतिहास है उसकी भी बात करती है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से लेकर। हाँ, 1600 से। हाँ, और फिर 1726 का चार्टर, फिर वो 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट, जिसने संविधान सभा को ये ताकत दी कि वो अपना संविधान खुद बनाए। हाँ, एक पूरी यात्रा। हाँ, पूरी यात्रा। तो चलिए इसी सफर में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक सवाल जो हमेशा रहता है वो ये कि क्या भारत का संविधान वाकई में संघीय यानी फेडरल है? हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। संघीय होने का मतलब क्या है? मतलब शक्तियों का साफ बंटवारा, ताकि केंद्र और राज्य दोनों अपने अपने दायरे में आजाद हों। बिल्कुल। देखिए, किसी संविधान को हम संघीय तब कहते हैं जब उसमें कुछ खास बातें हों, जैसे शक्तियों का बंटवारा होना चाहिए केंद्र और राज्यों के बीच। जी। फिर संविधान ही सबसे ऊपर हो, मतलब सुप्रीम हो, कोई और कानून उससे ऊपर नहीं। ठीक है। और वो लिखा हुआ होना चाहिए ताकि सब कुछ साफ रहे। और एक आज़ाद न्यायपालिका, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट, जो केंद्र और राज्यों के बीच अगर कोई विवाद हो तो उसे सुलझाए और संविधान का सही मतलब बताए। हाँ, और पांडे की किताब यही कहती है कि भारत के संविधान में ये सारी चीजें मौजूद हैं। 2 लेवल की सरकारें हैं, केंद्र और राज्य। हाँ, जिसे ड्यूअल पॉलिटी कहते हैं। बिल्कुल। शक्तियों का बंटवारा भी है। वो 3 लिस्ट है ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। जी। संविधान लिखा हुआ है और सबसे ऊपर है, और एक स्वतंत्र शक्तिशाली सुप्रीम कोर्ट भी है। हाँ, ये सब तो है, पर कुछ लोग सवाल उठाते हैं, जैसे अनुच्छेद 3 है जो संसद को अधिकार देता है कि वो नए राज्य बना दे या पुराने राज्यों की सीमाएं बदल दे। या फिर इमरजेंसी के प्रावधान हैं, जैसे अनुच्छेद 356, जहां केंद्र के पास ज्यादा ताकत आ जाती है। हाँ, ये बातें उठती हैं। लेकिन पांडे का तर्क ये है कि ये प्रावधान खास हालात के लिए बनाए गए हैं और ये संविधान के मूल संघीय ढांचे को, उसके कोर को खत्म नहीं करते। वो क्वाजी फेडरल या अर्ध संघीय जैसे शब्दों को थोड़ा भ्रामक मानती हैं। अच्छा। अहम बात यह है कि शक्तियों का संवैधानिक बंटवारा है या नहीं, और वो भारत में साफ दिखता है। ठीक है, तो ये तो हुई संघीय ढांचे की बात। इसके अलावा संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रीएम्बल, वो भी बहुत अहम है। बिल्कुल, वो तो संविधान की आत्मा है एक तरह से। हाँ, और उसमें 1976 में 42वें संशोधन से समाजवादी और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इनका क्या खास मकसद था? देखिए, समाजवादी शब्द जोड़ने का मकसद ये था कि संविधान में जो आर्थिक न्याय यानी इकोनॉमिक जस्टिस की बात पहले से थी, उस पर और जोर दिया जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था कि संविधान को ये खास तरीका नहीं बताता आर्थिक लोकतंत्र लाने का, बल्कि ये अलग अलग विचारधाराओं को मौका देता है कि वो अपने हिसाब से इसे हासिल करे। अच्छा, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई थी। हाँ, और अखंडता शब्द, वो तो देश को तोड़ने वाली जो प्रवृत्तियां थीं, उनको रोकने और राष्ट्रीय एकता पर बल देने के लिए था। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, उस समय की जरूरत और सोच को दिखाते थे। समझ गया। तो एक तरफ ये आदर्श हैं प्रस्तावना में, और दूसरी तरफ संविधान हमें, मतलब नागरिकों को, कुछ ठोस अधिकार देता है, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। हाँ बिल्कुल, भाग 3 में। हाँ, भाग 3 ये राज्य के खिलाफ गारंटी हैं, जैसे बराबरी का अधिकार, अनुच्छेद 14, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19, और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21, जो बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात, इन्हें लेकर हम अदालत जा सकते हैं। जी हाँ, ये जस्टिशिएबल है, मतलब कोर्ट इन्हें लागू करवा सकता है। और फिर हैं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये भाग 4 में है। हाँ, ये थोड़े अलग हैं। ये सरकार के लिए लक्ष्य तय करते हैं, जैसे आर्थिक न्याय हो, समान काम के लिए समान वेतन मिले वगैरह। लेकिन इन्हें लेकर कोर्ट नहीं जा सकते। सीधे तौर पर लागू करवाने के लिए नहीं जा सकते,
पर कोर्ट्स इन्हें ध्यान में रखती हैं और ये देश के शासन के लिए मौलिक माने जाते हैं, मतलब फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। यहीं पर बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। इन दोनों के बीच, मतलब मौलिक अधिकार और निदेशक सिद्धांत, इनके बीच संतुलन का मुद्दा रहा है ना? बिल्कुल, और ये बहुत अहम मुद्दा रहा है। 42वें संशोधन ने तो कोशिश की थी कि इन निदेशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों से ऊपर कर दिया जाए। हाँ, ऐसी कोशिश हुई थी अनुच्छेद 31C को बदलकर, पर यहीं पर मिनर्वा मिल्स केस आता है 1980 का। ये बहुत ही लैंडमार्क केस है। अच्छा, क्या हुआ था इसमें? सुप्रीम कोर्ट ने इस बदलाव को और साथ ही अनुच्छेद 368 के उस हिस्से को जो संसद को संविधान बदलने की असीमित, मतलब अनलिमिटेड पावर देता था, उसे रद्द कर दिया। रद्द कर दिया? क्यों? कोर्ट ने कहा कि ये बदलाव संविधान के मूल ढांचे, बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट करते हैं। ये जो मूल ढांचा का सिद्धांत है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, सुना इसके बारे में। कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन उसकी नींव को, उसके बुनियादी चरित्र को नहीं बदल सकती। और इस फैसले ने एकदम साफ कर दिया कि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं है, बल्कि संविधान सर्वोच्च है। ये मूल ढांचा या बेसिक स्ट्रक्चर वाला सिद्धांत तो वाकई बहुत गहरा है। इसका जिक्र न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू के साथ भी आता है। बिल्कुल जुड़ा हुआ है। न्यायिक समीक्षा मतलब अदालतों की वो शक्ति जिससे वो ये जान सकें कि कोई कानून संविधान के हिसाब से सही है या नहीं। एकदम सही, ये शक्ति अनुच्छेद 13 में है। वैसे इसका आइडिया अमेरिका के मार्बरी बनाम मैडिसन केस से जुड़ा है, जहां पहली बार अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया था, पर भारत में ये संविधान में ही लिखा है। और हाँ, संविधान में संशोधन करने की जो संसद की शक्ति है, अनुच्छेद 368, उस पर भी बहुत बहस हुई है। पहले गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन हो ही नहीं सकता। ओहो, फिर तो मुश्किल हो गई होगी। हाँ, तो उस मुश्किल को दूर करने के लिए संसद 24वां संशोधन लाई। और फिर आया केशवानंद भारती केस 1973 का। ये तो ऐतिहासिक माना जाता है। जी हाँ, ऐतिहासिक। इसी केस ने ये मूल ढांचे का सिद्धांत स्थापित किया। कोर्ट ने माना कि संसद संशोधन कर सकती है, 24वां संशोधन सही है, लेकिन वो संविधान की मूल संरचना या बुनियादी विशेषताओं को नहीं बदल सकती, जैसे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, शक्तियों का विभाजन, न्यायिक समीक्षा। बिल्कुल, ये सब मूल ढांचे का हिस्सा है। और फिर मिनर्वा मिल्स केस ने इस सिद्धांत को और मजबूत किया। उसने ये भी साफ किया कि मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों के बीच का जो संतुलन है, वो भी मूल ढांचे का ही हिस्सा है। अच्छा, ये संतुलन भी? हाँ, तो कुल मिलाकर बात यह है कि संसद की संशोधन शक्ति असीमित नहीं है, संविधान सबसे ऊपर है और उसका मूल ढांचा सुरक्षित रहना चाहिए। तो जयन पांडे की किताब के इन हिस्सों को देखकर ये साफ लगता है कि भाई भारतीय संविधान कोई ऐसी सीधी सादी चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत गहरा है। हाँ, ये जटिल लेकिन बहुत ही जीवंत दस्तावेज है। इसमें संघीय सिद्धांत हैं, नागरिकों के अधिकार हैं, सरकार के लिए लक्ष्य हैं, अदालतों की निगरानी है और सबसे ऊपर संविधान की सर्वोच्चता है। और ये सब मिलकर एक संतुलन बनाते हैं। बिल्कुल। और केशवानंद भारती, मिनर्वा मिल्स जैसे मामलों ने इसे समझने और समय के साथ विकसित होने में बहुत बड़ा रोल निभाया है। जी हाँ, इन केसों ने संविधान को एक नई दिशा दी है। तो ये तो हुई आज की बात। हाँ, और आखिर में एक बात सोचने के लिए शायद हम छोड़ सकते हैं। संविधान बनाने वालों ने भी ये माना था कि संविधान न तो इतना कठोर होना चाहिए कि बदलती जरूरतों के साथ चल न सके, और न ही इतना लचीला कि उसका मूल रूप ही बिगड़ जाए। ये संतुलन जरूरी है। तो भविष्य में बदलते समय और समाज की नई चुनौतियों के साथ संविधान के जो मूल मूल्य हैं, उनको बचाए रखते हुए उसमें जरूरी तालमेल बिठाने का ये संतुलन कैसे साधा जाएगा, ये एक सवाल है जो हमेशा हमारे सामने रहेगा। बिल्कुल, सोचने वाली बात है। खैर, आज के लिए इतना ही।